हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसएससी 2020 साइंस के क्वेश्चन का सेट नंबर 10। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन केवल 15 हैं, परंतु इसमें जो इन्फॉर्मेशन है यानी इनका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लें और साथ में मेरे साथ साथ जब मैं बोलूं तो लिखते हुए चले जाएं। तो पहले क्वेश्चन के साथ, तो पहले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने से दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो पूछेगा चूने का रासायनिक नाम क्या है और एक आपसे पूछेगा कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर जब चूना दे तो केवल हमें बिना बुझा हुआ चूना हमें बताना है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaOH होल ट्वाइस कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3 होल ट्वाइस। क्लियर है? तो मुझे बताना है कि चूने का रासायनिक नाम कौन सा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम नाइट्रेट है। एक तरह से कैसे आ सकता है आपके क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में ये रासायनिक नाम ना दे करके उनके क्या दे देगा, फॉर्मूले को। यानी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चूने का रासायनिक नाम क्या है। CaOH होल ट्वाइस, CaCl2, NaCl और CaNO3 होल ट्वाइस आपको ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए चूने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चूना दो प्रकार का होता है, एक तो बुझा हुआ और एक सादा। तो सादा जो चूना होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो अगर बुझा हुआ चूना आए तो क्या लिखेंगे आप? कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो आप लिखेंगे, अगर फॉर्मूले में आता है तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर रासायनिक नाम में आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है। यहाँ पर आंसर फर्स्ट होने वाला है, या अगर मेरा फॉर्मूले में आएगा तो CaOH होल ट्वाइस मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं में से गुजरने के बाद 90% कपास किस पॉलीमर का बना हुआ होता है। यानी कपास जो है उसकी सफाई कर दी और साथ साथ उसमें उस पर क्या कर दी, ब्लीच कर दी। तो कपास जो है किस पॉलीमर का बना हुआ होता है, यानी किस पॉलीमर का रूप ले लेता है। ऑप्शन है आपके सेल्यूलोज, टेफ्लॉन, प्रोटीन या इपॉक्सी। तो इसका सही आंसर हो जाता है सेल्यूलोज के रूप में हम वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब आप कपास लेंगे और कपास को क्या करेंगे, साफ करेंगे मशीन द्वारा और उसकी क्या करेंगे, ब्लीच भी करेंगे, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और साथ साथ शेयर भी वीडियो को करते रहें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरे क्वेश्चन के साथ, तो तीसरा क्वेश्चन है कि पौधों के पत्तों का वह हिस्सा जो अंकुर के तने के साथ जोड़ता है। यानी ये अगर पौधों का हिस्सा है तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो डार्क हुआ है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं। ये जो जहाँ पर मैंने अब नीले रंग का लिया है, इसको, इस हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके मध्य शिरा, शिरा, डंठल और अनुपरण। देखिए शिरा जो है टहनियों को बोला जाता है, मध्य शिरा यानी टहनियों के बीच का भाग, डंठल, डंठल इसको ही कहते हैं, और अनुपरण बोलते हैं जो पत्ते का ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है बीच वाला, इसको अनुपरण कहते हैं। तो मध्य शिरा आपको पता लग गया कि अगर कोई टहनी है पेड़ की, उसके बीच के भाग को मध्य शिरा कहते हैं। शिरा क्या हुई, पूरी टहनी को शिरा कहा जाता है। और शिरा कहाँ से कहाँ तक होती है, जब तने से निकलती है और लास्ट तक जो जहाँ पत्ते लगते हैं उसको शिरा कहा जाता है। डंठल, डंठल
जो है पत्ते का वह हिस्सा होता है जो तने अंकुर को तने से जोड़ता है। क्लियर है। और अनुपरण क्या होता है, पत्ते के बीच वाले भाग को कहते हैं। तो जैसा कि मैंने चारों एक्सप्लेन करे तो आपको आंसर पता लग गया होगा कि उसको क्या कहते हैं, उसको डंठल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है ये फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के जो फूल हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सा रंजक पाया जाता है। यानी फ्लावर्स जो हमारे रेड, पिंक, ब्लू और वॉयलेट कलर के जो होते हैं फ्लावर्स, तो उनमें कौन सी डाई होती है जिसके कारण उनका कलर ऐसा होता है। आपके ऑप्शन है कैरोटेनॉइड, लाइकोपिन, क्लोरोफिल या एंथ्रोसाइनिस। तो देखिए कैरोटेनॉइड जो होता है, कैरोटेनॉइड की वजह से ही दूध का रंग पीला होता है। गाय का दूध देखा होगा आपने, पीले रंग का दूध होता है। लाइकोपिन आपने देखा होगा कि टमाटर लाल होता है, तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किस रंजक या डाई के कारण होता है, वो लाइकोपिल के कारण होता है। क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा कि पत्ते का जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो कैरोटेनॉइड समझ में आया कि दूध का रंग जो चेंज होता है वो किस वर्णक की वजह से या किस रंजक या डाई की वजह से होता है, वो होता है कैरोटेनॉइड। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग चेंज होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका सही आंसर आ जाता है, इसका सही आंसर आ जाता है एंथोसाइनिस, इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो जो बताया जाए साथ साथ कॉपी में नोट भी करते चलें आप लोग। देखिए किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है। यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो प्राणी जीवित होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बफर, बैराज, पेट्रोलिथ या बायोमास। तो कुल जीवित प्राणी जो हैं उन्हें बायोमास कहकर संबोधित किया जाता है। यानी किसी भी विशेष क्षेत्र के जो जीवित प्राणी होते हैं उनको बायोमास कहा जाता है। क्लियर है। बायो मतलब जीवित, मास मतलब जो भी अपना कोई सेल वगैरह से बना हो, यानी कोई भी अपना अस्तित्व रखता हो। 6 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 6 क्वेश्चन में मुझे बताना है कि मानव त्वचा, मानव की जो त्वचा है यानी स्किन है, बाल हैं और आँख हैं, इनका जो रंग है वो किस रंजक के कारण आता है। यानी ऐसी कौन सी डाई है जिसमें मानव के जो स्किन है, हेयर्स हैं और जो आई है उनका कलर किस डाई की वजह से आता है। ऑप्शन है आपके थैलासाइनिन, एलिजरीन और क्विनक्रोट और मेलेनिन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलेनिन के कारण जो है त्वचा और आँख और बालों का रंग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। यानी 1903 में जब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला तो वो किस महिला को मिला, और वो विश्व में पहली महिला थी जिन्हें जो है भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन है जेन एडम्स, मैडम क्यूरी, जोडी विलियम्स या एल्वा मेंडिल। 4 ऑप्शन में मुझे बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाता है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार कुल मिलाकर क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब मैं बता देता हूँ मैडम क्यूरी के बारे में आपको। देखिए एक तो 1903 में मिला इन्हें, जैसा कि आप क्वेश्चन से पता लग रहा होगा 1903 में किस में मिला, फिजिक्स में मिला। नोट करेंगे, फिजिक्स में मिला। किस क्षेत्र, फिजिक्स में किस वजह से मिला, फिजिक्स में रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए मिला। रेडियो एक्टिवता। इनके साथ इनके पति पियरे क्यूरी को भी मिला था, तो वो भी आप लोग क्या रखेंगे, बात याद रखेंगे। क्लियर है। एक तो 1903 में मिला फिजिक्स में यानी भौतिकी शास्त्र में, और
रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए इन्हें मिला और साथ साथ इनके पति को भी मिला। फिर इनको 1911 में मिला। 1911 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। और किस वजह से मिला? इन्होंने रेडियम का शुद्धिकरण किया था, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ रेडियम। रेडियम का शुद्धिकरण उस वजह से मिला। अब इनकी मृत्यु जो हुई वो 1934 यानी 1934 में हुई। और ये किस कारण मरी? ये अपने प्रयोग के कारण ही मरी। ये एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें रेडिएशन हो गया, यानी जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो मशीन वगैरह से बाहर आई और जिससे इन्हें एक बीमारी हुई जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया कब होता है? जब रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो उसमें फिर खून जो है पूरा आपका एक तरह से जल जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। पहली चीज़ कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी में पाने वाली सबसे पहली कौन है? सबसे पहली मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर है? और 1903 में भौतिकी विज्ञान में रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए, 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम का शुद्धिकरण करने के लिए मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के और खून में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के जिम्मेदार है। ये बात आप लोगों को पता होगी अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है। विटामिन ए किसके लिए जिम्मेदार है? आँखों का जितना भी आँखों की रोशनी वगैरह है उसके लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। विटामिन बी ज़्यादातर ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होता है, यानी एनीमिया हो गया आपको विटामिन बी की कमी से होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई मात्रक ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज एम्पियर, मोल, बैकुरल, डेसिबल। एम्पियर, मोल, बैकुरल और डेसिमल। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा। डेसिबल किसका होता है? ये होती है जो ध्वनि है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की तीव्रता। मोल होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। क्लियर है? तो 3 हो गए और फोर्थ जो बचा वो रेडियो एक्टिवता यानी बैकुरल जो है रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? यानी पेड़ की छाल लो, छाल को उतारो और उसके अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्राउन, बी गुद्दा, सी कैवियम या डी जाइलम। सी कैवियम या डी जाइलम। तो इसका सही आंसर है कैवियम कहा जाता है उन कोशिकाओं की पतली परत को जो छाल है उसके अंदर जीवित रहती हैं। जाइलम आपको पता होगा कि जो ये पौधे का एक संवहन उत्तक है जो जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आँख में आंसू बनते हैं? यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से आँख में जो आंसू है वो आते हैं? क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, लैक्रोमाइल, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है।
तो देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि जो होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि से जो एसटीएच निकलता है उसके स्रावण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है। बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो अभी मैंने बताया पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य में जो शरीर का विकास है उसमें सहायक एसटीएच जो हार्मोन्स होता है उसका क्या करता है, स्रावण करता है। थायराइड की बात करें तो थायराइड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स उसका स्रावण होता है। क्लियर है। अब बचा लाइकोमिल। लाइकोमिल द्वारा जो है ऐसी ग्रंथि होती है जो आंखों में पाई जाती है और इसे हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। अश्रु मतलब आंसू के लिए जिम्मेदार ग्रंथि। तो लाइकोमिल, लाइक्रोमाइल या आपको अश्रु ग्रंथि ऑप्शंस में मिल सकता है। तो आप लोग दोनों ही याद रखेंगे, या तो लेक्रामाइल या अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। तो ये बात आप लोग बच्चा याद रखेंगे। तो समझ में आया हाइपोथैलेमस किसका काम करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एसटीएच को नियंत्रित करता है। लैक्रोमाइल या अश्रु ग्रंथि आंख में आंसू आने के लिए जिम्मेदार है। पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार एसटीएच यानी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स उसका स्रावण के लिए जिम्मेदार है। और थायराइड जो है ग्रंथि है वो थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन, यानी मानव शरीर में आयोडीन की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। तापमान का एसआई मात्रक बताना है। कैंडेला हुआ, एम्पियर हुआ, सेल्सियस हुआ या केल्विन हुआ। तो केल्विन एसआई मात्रक है किसका, तापमान का। सेल्सियस तापमान का एमकेएस मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा। कैंडेला किसका मात्रक है, यह है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो आप लोग नोट करेंगे कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, सेल्सियस एमकेएस पद्धति में किसका मात्रक है, तापमान का, और केल्विन किसका मात्रक है, एसआई मात्रक है किसका, तापमान का। क्लियर है। तो ये बात क्लियर हुई, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं। रेडार सिस्टम में उपयोग होने वाली तरंगे कौन सी होती हैं। आपके ऑप्शन है पराबैंगनी तरंगे, दूसरा है रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। यानी रेडार सिस्टम जो है उसमें कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती हैं। तो आपको पता होगा कि रेडार में सूक्ष्म तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सूक्ष्म तरंगे इसका सही आंसर हो जाता है। अब दो क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं कि ये एक रेडार सिस्टम क्या होता है। रेडार सिस्टम क्या होता है। रेडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन, DETECTION, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, RANGING। यानी रेडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। एक आपको याद रखना है सोनार। सोनार क्या होता है, समुद्र में अगर किसी चीज का पता लगाना है पानी के अंदर तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, सोनार एक प्रक्रिया है उसका प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्लियर है बच्चा। ये मैंने बता दिया आपको दो। रेडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग और सोनार की है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि, ये ध्वनि नहीं है, ध्वनियाँ, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जो हैं उनको की जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 30,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 40,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 50,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो देखिए तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होती हैं अपश्रव्य, अपश्रव्य नोट करेंगे, अपश्रव्य इंग्लिश में कहा जाता है इंफ्रासोनिक, नोट करेंगे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती हैं भाई, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होती है उनको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्लियर है, ये नोट हुआ। दूसरे तरह की होती हैं श्रव्य यानी जिनको हम सुन सकें। तो ये हुई ऑडिबल जिसको यानी मनुष्य सुन सकता है, ऑडिबल AUDIABLE। इनका रेंज क्या होता है भाई, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 से कम, यानी 20 से 20,000 के बीच में होता है। ये नोट करा आपने। तीसरा टाइप होता है एक पराश्रव्य। अपश्रव्य पहले कर चुके हैं, अपश्रव्य नहीं, पराश्रव्य बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ULTROSONI, अल्ट्रासोनिक। ये होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो अब आपको क्वेश्चन में पता लग गया होगा कि आंसर इसका क्या होने वाला है। आंसर इसका थर्ड होने वाला है, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। या कभी कभी आपको 20 kHz भी दे देगा, यानी 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब भी यही होता है। तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जरा दूरदर्शिता क्या होती है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाएं, यानी उसे पास का भी ना दिखाई दे और उसको दूर का भी दिखाई ना दे, तो उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। क्लियर है। और इसको सही करने के लिए बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चा? निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें निकट का तो दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई ना दे। इसमें क्या है, इसमें आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है बच्चा? दूरदृष्टि दोष ये होता है कि जिसमें दूर का हमें दिखाई देता है परंतु निकट का नहीं दिखाई देता है, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उत्तल लेंस क्या है। जिनको नहीं पता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है जो किनारों पर से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस इसका ठीक उल्टा होता है, यानी जो बीच में से पतला हो और किनारों पे से मोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवतल लेंस और इसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्लियर है। तो ये भी 15 क्वेश्चन हमने शानदार तरीके से करे और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आप सभी को दे पाऊँ। मैंने अपनी 100% अपना एफर्ट दिया है। अब बारी आपकी है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है एसएससी 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अब आशा ऐसी है कि जितने भी 2020 में एग्ज़ाम होंगे उनसे इनसे जो क्वेश्चन है वो ज़रूर 1-2 क्वेश्चन हमारा फंसेगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑप्शंस मैंने समझाए हैं इनमें से भी क्वेश्चन बने। तो ये वीडियो बच्चे यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हमें वीडियो का फीडबैक पता लगता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। साथ साथ चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई दोस्त या साथी भी साइंस की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी एक और नए सेशन के साथ, जिसमें हम 15 और क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।